मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था बेटा वो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों आपने सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बेटा, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था, तो शायद आपको कोई डाउट भी नहीं रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, हिस्ट्री है बेटा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ता है। तो हिस्ट्री के अंदर आप सभी को पता है बेटा क्या है, इसके अंदर जो पुराने इतिहास की जो बातें होती हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में इसमें सब कुछ होता है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बेटा क्या बताया गया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, उसके अंदर क्या था बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट। चैप्टर आपका बेटा फर्स्ट ही चल रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर के ही बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसको ध्यान से सुनना है। इसको मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक एक पॉइंट्स आपको इसके क्लियर करूँगी ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर देखिए सेकंड पार्ट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या बताया गया है कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग 18th सेंचुरी के मैप को यूरोप के मैप को ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या है, हमें वो मतलब जो मैप है उसके अंदर हमें वो नेशन स्टेट्स नहीं मिलेंगे जो जैसे कि आज हैं। मतलब उस टाइम का जो मैप था यूरोप का वो बिल्कुल डिफरेंट था और करंट का जो मैप वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसा कि देखिए हमें पता है जो इसके अंदर यूरोप के जो स्टेट्स हैं जिसमें जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये क्या है, आज तो हम इन्हें इन नामों से जानते हैं, बट उस समय के अंदर क्या है, इन्हें किंगडम, डचीज़ और कैनन्स, इन्हें मतलब इनके अंदर ये डिवाइड थे, इनके अंदर ये कैंटन्स, इनके अंदर ये बटे हुए थे। और जिसके अंदर हुज रूलर हैड ऑटोनोमियस टेरिटरीज, और जिसके जो शासक थे, मतलब वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो किंग थे, उनके पास क्या है, अपनी खुद की सत्ता थी। ऑटोनोमियस होता है, उनकी अपनी खुद की पावर थी उनके पास। एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल जो यूरोप था उसके वहाँ के जो राजा थे, वहाँ का जो मतलब जो राजा थे, वहाँ के जो किंग थे, वहाँ का जो एरिया था वो क्या है, निरंकुश राजाओं के अधीन था। और इन एरियाज़ के अंदर क्या है, डिफरेंट कैटेगरी के विविधता वाले अलग अलग तरह के लोग रहते थे। दे डिडंट सी themselves as sharing a collective identity or a common culture। और नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए अलग अलग डाइवर्सिटी के पीपल हैं, तो उन लोगों की क्या है, सबकी अपनी जो कल्चर था वो भी बिल्कुल अलग होगा, सबकी अपनी सोच भी अलग होगी, अपने थॉट्स भी अलग होंगे, आइडियाज़ भी अलग होंगे। और यहाँ तक कि उनकी जो लैंग्वेज थी, जो भाषा वो बोलते थे, वो भी कहते बिल्कुल डिफरेंट थी। हर किसी की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। एंड बिलोंग डिफरेंट एथेंटिक ग्रुप्स, और वो क्या है, और इसके अलावा वो जो ये लोग थे वो क्या है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग समूहों के अंदर बटे हुए ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थे। एंड अब इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। और जो हैब्सबर्ग का जो एम्पायर था, राजा था, उसने क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर शासन किया था। तो एग्जाम्पल के लिए वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। वहाँ पर क्या है, अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट लोग थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, इसके अंदर क्या है, अल्पाइन क्षेत्र के लोग भी थे, जिसमें ट्रायल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड ये, और इसके अलावा बोहिमा भी वहाँ पर स्थित थे। मतलब ये अलग अलग जो अल्पाइन जो क्षेत्र था उसके अंदर ये सारे पीपल आ रहे थे। इस प्रकार इस तरह के लोग उसके अंदर आ रहे थे। उसी प्रकार से एंड
It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. और इसके अलावा इसके अंदर इटालियन बोलने वाले लोगों की संख्या भी थी जो लोम्बार्डी और वेनेटिया के नाम से जाने जाते थे. एंड इन हंगरी, और हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार, और हंगरी के जो आधे लोग थे वो तो क्या मगयार भाषा बोलते थे. एंड हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स, और वहाँ जो बचे हुए रिमेनिंग जो पीपल थे वो क्या है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे. इन गैलिशिया अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और ग्लेशिया के अंदर जो लोग थे वो क्या है पॉलिश भाषा बोलते थे. बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स दे ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर. तो इस प्रकार से जो वहाँ के जो लोग थे वह अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड थे और अलग अलग भाषाओं को वो बोल रहे थे. And Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croats to the south and Romans to the east in ट्राइसेल्वेनिया. मतलब ये अलग अलग जो दिशाएं थी, अलग अलग डायरेक्शंस थी, वहाँ पर जो लोगों का समूह था वो अलग अलग नामों से जाना जाता था. ये इनके नाम दिए गए. जैसे साउथ में क्रोट्स थे, रोम्स थे, और ईस्ट के अंदर ट्रांसवेलियन थे. Such differences didn't easily promote a sense of political unity, and only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. और इतने सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वहाँ के जो लोग थे वो क्या सिर्फ एक सम्राट को ही मानते थे, एक सम्राट की ही पूजा करते थे, एक सम्राट को ही पूजते थे. उनकी जो लॉयल्टी थी वो सिर्फ एक राजा के लिए थी. मतलब उनका जो सबका एम्परर था वो सभी का एम्परर एक ही था. बट वहाँ की क्या है डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत अधिक थी, और यही चीज़ थी जो क्या है उनको अब तक भी एक गुट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर उन्हें बांधे हुए थी. तो ये थोड़ा सा बताया गया बेटा जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था उसके बारे में बताया गया है. अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा एरिस्टोक्रेसी एंड दी न्यू मिडिल क्लास. अब देखिए यूरोप के अंदर उस समय जो यूरोप था वो दो गुट्स के अंदर, टू मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गया था. फर्स्ट वन इज एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज बेटा जो फर्स्ट ग्रुप था उसे तो क्या है एरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता था. सेकंड था उसे न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता था. अब देखिए जो एरिस्टोक्रेसी है इन्हें क्या है हिंदी में बता रहे बेटा इसे कुलीन वर्ग के नाम से जानते हैं, और जो न्यू मिडिल क्लास था उसे मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं. जैसे आजकल तो क्या है हमारा जो समाज है उसके अंदर 3 वर्ग आते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग. हाई सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी एंड लोअर सोसाइटी. तो जो हाई सोसाइटी वो तो उसको तो नाम से ही पता लग रहा है उसमें सभी हायर लोग आते हैं. मिडिल के अंदर हम सभी क्या हैं मिडिल सोसाइटी में आते हैं. एंड लास्ट वन इज़ लोअर सोसाइटी जिसके अंदर ये जो 4th क्लास होते हैं वो सभी लोअर क्लास में आते हैं. ये तो क्या है आज की जो प्रेजेंटली हमारे इंडिया की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग. बट उस समय इसमें यूरोप के बारे में बताया गया. तो यूरोप में उस समय सिर्फ 2 ही ग्रुप्स थे, अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास. अरिस्टोक्रेसी को कुलीन वर्ग कहा जाता था और न्यू मिडिल क्लास थी, मिडिल यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है मध्यम वर्ग. देखिए इन दोनों के अंदर बेटा जो पावरफुल था वो कौन सा था अरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप था वो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो देखिए इसे कुलीन वर्ग कहा गया था. तो सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेट का जो ग्रुप था वो क्या है उस समय उस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्लास यानी कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल क्लास के अंदर आते थे. और members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. और इस वर्ग के इस ग्रुप के जो लोग थे वो क्या है सभी अलग अलग विभाजन होने के बाद भी क्या है अलग अलग रीजनल डिवीज़न होने के बाद भी सभी एक ग्रुप के अंदर मतलब पूरे कम्प्लीटली एक ग्रुप के अंदर बंधे हुए थे. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. और इनके जो ग्रामीण क्षेत्र थे यानी कि जो इनके खुद के जो कंट्री साइड जो एस्टेट्स थे, टाउन हाउसेस थे वो क्या है वहाँ के जो बड़े बड़े मतलब जो ये थे एरिस्टोक्रेसी थे इनके पास क्या है बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, बड़े बड़े कस्बों के मालिक थे, बड़े बड़े टाउन हाउसेस इनके पास थे. एंड दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमा. और ये क्या है हाई सोसाइटी के रहने वाले लोग थे और ये
फ्रेंच भाषा को बोलते थे। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो इनकी बेटा देखिए क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो इनकी जो फैमिलीज़ थी वो अपने एरिया को वास्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या है, आपस में एक दूसरे ग्रुप के अंदर क्या है मैरिज कर देते थे। यानी जैसे अपने बेटी की शादी क्या है दूसरे ग्रुप में कर देते, तो इससे क्या है वो एक फैमिली से दो फैमिली उनके साथ जुड़ जाती थी। तो इससे क्या है वो अपने एरिया को वास्ट करते जा रहे थे। एंड दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। इतना ये, लेकिन जो ये शक्तिशाली जो ये वर्ग था, एरिस्टोक्रेसी का जो वर्ग था वो क्या है, इनकी मतलब इनकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, काफ़ी कम थी, स्मॉल थी। एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, किसानों की थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड by tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। और इसके अलावा इनका जो ईस्ट एरिया था, ईस्ट एरिया के अंदर ज़्यादातर जो लैंड था वो क्या है, किराए के ऊपर दिया जाता था। और उसके ऊपर क्या है मतलब जिसे कहते हैं जो टीनेंट जो मज़दूर होते थे, किराए के ऊपर जो मज़दूर थे वो लाकर उनसे कार्य कराया जाता था। लेकिन जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पर क्या होता था बेटा, वहाँ पर जो इन सभी के पास क्या है बहुत बड़े बड़े लैंड थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े लैंड के मालिक थे। और जिसके ऊपर क्या है वो छोटे वर्ग के जो मज़दूर थे उनसे, मज़दूर वर्ग थे, मज़दूर किसान थे, उनसे वो क्या है वहाँ पर उन्हें बुलाकर कार्य करवाया जाता था। ये तो है ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल। अब आगे देखिए वेस्ट का। एंड इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड। अगर वहाँ पर क्या है बेटा इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन ग्रो करता था तो इसका मतलब क्या है वो टाउन भी क्या है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर वहाँ का कमर्शियल एरिया वास्ट होगा तो वहाँ की जो ग्रोथ है वो मतलब जिस भी एरिया की ग्रोथ है वो भी प्रोग्रेस करेगी। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। और इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुआ था। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बट फ्रांस और जर्मनी के अंदर क्या है ये कम्प्लीटली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। एंड इन इट वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि जो नए नए ग्रुप्स थे समाज के अंदर, नए नए सोशल ग्रुप्स बन गए थे। एंड अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। अब नेचुरल सी बात है बच्चों कि अगर ग्रुप्स बढ़ेंगे तो क्या है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस फैलेगा उसके अंदर क्या है बिजनेसमैन भी जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी जुड़ेंगे, प्रोफेशनल्स भी जुड़ेंगे। तो इससे क्या है इनका जो ग्रुप था वो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा होता जा रहा था। एंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। लेकिन जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पर क्या इनका जो ग्रुप था वो छोटा हो गया था, क्योंकि सब कुछ किधर आ गया था, वेस्ट में आ गया था। टिल 19th century and it was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। और अंत में क्या होता है बेटा देखिए कि जो ये कुलीन वर्ग थे उनकी समाप्ति के बाद जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी और वो भी क्या है सभी क्या है आपस में मिलकर उन्होंने क्या है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की स्थापना करी, ताकि हम अपने देश के अंदर क्या है शांति बहाल हो सके, शांति को कायम किया जा सके। तो ये था बेटा सेकंड का फर्स्ट पॉइंट था आपका एरिस्टोक्रेसी एंड द इसमें एंड न्यू मिडिल क्लास। इसके अंदर न्यू मिडिल क्लास भी आ गई है, न्यू मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेसी दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड हैं। ओके, अब आगे देखिए बेटा, आगे देखिए इसमें अब क्या आगे इसमें अब क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है वर्ड डिड, नेक्स्ट हेडिंग बेटा वर्ड डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। लिबरल नेशनलिज्म होता है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या चेंजमेंट हुआ था वो चीज़ अब हम इसमें देखते हैं। तो देखिए आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर
क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप के अंदर जब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था कि जो यूरोप के अंदर क्या है, चारों तरफ से उदारवादी जो राष्ट्रवादी थी, उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई थी। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, और जो लिबरलिज्म वर्ड है वो कहाँ से निकला है, लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से निकला है, और जिसका अर्थ होता है फ्री यानी कि आज़ादी। And for the new middle classes, liberalism stands for freedom for the individual and equality of all before the law. और जो नई जो मिडिल क्लास बनकर आई थी तो उनके लिए क्या है, लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि पूरी तरह से आज़ादी, और हर इंसान को आज़ादी हो, हर इंसान क्या अपने तरीके से जीने का हक हो, और कानून की नज़र में वो सभी क्या हैं, इक्वल हों। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और अगर राजनीतिक रूप से देखें, पॉलिटिकल रूप से देखें तो क्या ये सरकार की जो कंसेप्ट था, सरकार का जो कंसेप्ट था उसके ऊपर क्या ये प्रेशर डालता था। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। आगे देखिए बेटा, सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके पश्चात, उसके बाद क्या हुआ था कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो उदारवादी जो निरंकुश शासक वर्ग था, यानी कि जो क्या है पूरी तरह से क्या है लोगों को दबा कर रखता था, उसका पूरी तरह से क्या हुआ था, वो ख़त्म हो गया था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और जो उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी क्या है इस चीज़ के फेवर में था, वो इसे गलत नहीं मानता था। And in 19th century, liberals also stressed the inviolability of private property. लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था बेटा, 19th सेंचुरी के अंदर जो उदारवादों की मतलब जो उदारवादी नीति अपनाई गई थी उसके अंदर जो पर्सनल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, निजी संपत्ति थी, उसकी अनिवार्यता के ऊपर भी क्या है बल दिया गया था, फोर्स किया गया था कि मतलब जिसके पास जिसकी जो प्रॉपर्टी है उससे उसकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं छीन सकता। तो इस प्रकार से उस समय उसके अंदर कई कानून बनाए गए थे। तो यस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिडंट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन जो कानून की नज़र के अंदर जो सभी को समान अधिकार दिए गए थे उससे क्या है यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि उससे क्या हुआ था बेटा कि सभी लोगों को क्या है कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार तो दिया था, लेकिन सभी को मत अधिकार, सफरेज होता है मत देने का, वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। उस समय क्या होता था बेटा, उस समय जो पुरुष जो जेंट्स होते थे उन्हें ही क्या सिर्फ वोट देने का अधिकार होता था, और जेंट्स भी कौन से जेंट्स, जो उच्च वर्ग के यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के अंदर आते थे उन्हें ही सिर्फ वोटिंग का अधिकार था। बाकी जो मिडिल क्लास के वर्ग थे उनको क्या है उनके पुरुषों को भी, जेंट्स को भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, और इवन लेडीज़ को तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार उस समय नहीं दिए गए थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी मतलब ऐसा मानव, ऐसा इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो क्या है उसके पास उससे सारे उसके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए जाते थे। मतलब जो गरीब वर्ग था उनको क्या है कोई भी अधिकार उस समय नहीं दिया गया था सब। और ये जो यूनिवर्सल सफरेज का अधिकार था ये क्या कहता है कि सभी लोगों को समान अधिकार हैं और सभी को मत देने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है। लेकिन उस समय क्या है ये क्या होता था, उस समय जो कुलीन वर्ग था यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग था वो तो वोट कर सकता था, बट जो मिडिल क्लास के लोग थे वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय देखिए बेटा इसके लिए क्या बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे कि जो क्या है लेडीज़ को भी और जो गरीब वर्ग के लोग जेंट्स हैं उनको भी क्या है इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए, वो भी इसी समाज का अंग है, उन्हें भी क्या है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन लेडीज़ को क्या समझा जाता था, लेडीज़ को सिर्फ ये समझा जाता था कि वो फादर और हस्बैंड के घर तक ही सीमित हो गई थी। पहले क्या है वो अपने शादी से पहले वो अपने फादर के घर पे रहती थी, और शादी करने के बाद उसे क्या उसके हस्बैंड के घर भेज दिया जाता था। तो उन्हें क्या है किसी भी प्रकार के कोई भी उन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे। एंड इन द इकोनॉमिक स्फेयर, और अगर आर्थिक क्षेत्र देखा जाए, ये तो क्या था बेटा पॉलिटिकल क्षेत्र था उस समय का, लेकिन अगर इकोनॉमिक पावर अगर उस समय देखी जाए तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स।
तो उस समय क्या होता, बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर बाज़ारों की मुफ्ती चीज़ तथा पूंजी का जो आवक मतलब आने जाने का जो सुविधा थी, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो क्या है, ख़त्म करने की डिमांड की जा रही थी कि टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि जो थोड़ी बहुत जो इनकम होती है वो हमारे देश में ही रह सके। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। अब जो 19th सेंचुरी चल रही थी उस समय क्या, जो मिडिल क्लास के वर्ग लोग थे उन्होंने इसके लिए स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई कि हर तरह के टैक्स को ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए क्या है, जर्मन स्पीकिंग regions in the first half of the 19th century and Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities and a confederation of 39 states। तो उस समय देखिए बेटा क्या हुआ था कि चारों तरफ क्या यही एक डिमांड की जा रही थी कि जो टैक्स लगाया गया उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो हर प्रकार के एरिए से क्या टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था। बट जो नेपोलियन के द्वारा जो छोटे छोटे जो प्रदेश थे उस एरिया से, उसके अंदर जो 39 जो स्टेट्स थे उनको मिलाकर क्या एक बहुत बड़ा कॉन्फेडरेशन तैयार कर दिया गया था। बहुत बिग एक महासंघ इसे कहा जाता है, बहुत बड़ा एरिया तैयार कर दिया गया था। तो सभी ने क्या है, इनके अंदर सभी ने क्या अपनी जो खुद की करेंसी थी, ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स, और अपनी खुद की करेंसी बना ली थी और अपने खुद के वेट्स और मेजरमेंट थे। जो वेट और मेजरमेंट मैं आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया बेटा, मैं आपको आज बताती हूँ। तो इसके अलावा 1833 के अंदर देखिए क्या होता है, ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नुरेम्बर्ग। वो एक मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो 1833 के अंदर हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग तक जाता है। किस लिए? अपने सामान को बेचने के लिए। तो उस समय क्या है, वो 11 कस्टम बैरियर से मतलब गुजरता है एंड पे आ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ईच ऑफ देम। और 11 के अंदर जब वो जाता है तो हर 11 बैरियर्स के अंदर क्या है, वो 5% के हिसाब से वो वहाँ पर क्या है टैक्स पे करता है। हर एक में 11 में 5% के हिसाब से। तो ड्यूटीज़ वर ओपन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट। और हर जगह क्या है बेटा, जो मेजरमेंट था, वेट था, वो अलग अलग था। और जो उस पर जो टैक्स लगाया जाता था वो क्या है, जो उसके पास गुड्स होते थे, सामान होते थे, उनके वेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता। अगर सामान वस्तु हल्की है तो क्या टैक्स कम होता था, बट अगर सामान हैवी है तो उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा होता था। एज ईच मतलब कहने का अभिप्राय बेटा, उस समय बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इतना कमा नहीं पाते थे जितना उनसे लूट लिया जाता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग। तो इससे क्या है, मतलब जो इनके अपने खुद के बनाए हुए मेजरमेंट थे ये, तो इससे क्या टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा था, साथ साथ क्या है जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गई थी। इसमें एग्जांपल आपका क्लॉथ का दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए, वाज द ईल विद इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। उस समय देखिए बेटा, जैसा अब आजकल तो क्या मीटर में बोलते हैं, तो उस समय मीटर नहीं चलता, ईल चलता था। तो ईल के अंदर एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड यू गेट 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। फ्रैंकफर्ट में क्या है 54.7 सेंटीमीटर है, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, नुरेम्बर्ग में 65। मतलब इस प्रकार से अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो मेजरमेंट थी वो भी अलग अलग प्रकार की रखी गई थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, जो कुलीन वर्ग था, जो मिडिल क्लास वर्ग था, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और वो इन सब चीज़ों से क्या चाहता था, आज़ादी चाहता था, मुक्ति चाहता था। तो इसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ, सच कंडीशंस वर रिवीव्ड एंड ऑब्स्टेकल। इस प्रकार की जो जगह जगह पर क्या है, उन्हें उनके सामने ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, बाधक आ रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या है उसके लिए उन्होंने क्रांति कर दी थी। इस क्रांति के अंदर क्या है, जितने भी जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सभी इसके अंदर शामिल हो गए, उसके सभी के राज्य शामिल हो गए। तो इसका लास्ट में क्या परिणाम निकला था बेटा, देखिए इसमें लास्ट में क्या परिणाम था, यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। तो इसका क्या परिणाम निकला, लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि इसके अंदर क्या है, जब ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब ये लड़ाई छिड़ गई थी तो वहाँ पे क्या है, जो इसकी वजह से क्या है, जो बैरियर मतलब वो टैक्स था उसे ख़त्म कर दिया गया था। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और उस समय करेंसी जो थी, मुद्रा थी, बहुत अधिक थी। कितनी उनकी संख्या थी, 30 थी, 30, उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई थी। और इसके अलावा
रेलवे नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और जो रेलवे का जो जोन था उसे वाइड कर दिया गया, फैला दिया गया, और उसे फैला दिया गया था ताकि लोगों को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न आए। तो इस प्रकार से जब वो वहाँ जो मिडिल क्लास था उसे क्या है, आगे बढ़ाने के लिए, उसे स्ट्रेंथ देने के लिए, उसे पावरफुल बनाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए थे। तो ये क्या था बेटा, ये जो लिबरल उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में इसमें बताया गया कि किस प्रकार से कितने इसका अचीवमेंट किए गए थे। नेक्स्ट हेडिंग आती है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिज्म देखिए बेटा क्या होता है, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद की जो कंजर्वेटिज्म होती है बेटा, रूढ़िवादी जो नीति होती है, रूढ़िवादी देखिए क्या होता है, रूढ़िवादी होती है जो लोग पुरानी परंपराओं पर चलते रहते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजमेंट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, कंजर्वेटिज्म कहलाता है, जो जिसे अंधविश्वास भी बोल सकते हैं। तो 1815 के बाद क्या नया रूढ़िवादी आया था, तो उसके अंदर देखिए क्या अचीवमेंट हुए थे। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 के अंदर क्या हुआ था, नेपोलियन की हार हो गई थी। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेकिन यूरोप की जो सरकार थी वो क्या है, उस समय पूरी तरह से घिरी हुई थी, किस चीज़ से, कंजर्वेटिज्म से, यानी रूढ़िवादी भावनाओं से घिरी हुई थी। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हिरेचरीज, प्रॉपर्टीज एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो उस समय क्या हुआ था बेटा कि जो रूढ़िवादी जो लोग थे वो क्या कहते थे कि समाज के अंदर जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे चर्च के अंदर संपत्ति का जो अधिकार है वो परिवार को बनाए रखना, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें थी, वो क्या चाहते थे कि वो सब प्रिजर्व रहे, उस पर कोई चेंजमेंट नहीं किया जाए। लेकिन मोर कंजर्वेटिव्स however didn't propose a return to the society of pre-revolutionary day। लेकिन बहुत सारे लोग थे वो क्या चाहते थे कि इस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और एक नए युग का निर्माण किया जाए। rather they realized from the changes initially by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditionally institution like the monarchy। अब नेपोलियन के द्वारा जो नई नई चीज़ें लागू की गई थी, वो जो कंजर्वेटिज्म थे वो तो क्या चाहते थे कि इनको ही लागू रखा जाए, लेकिन जो नए युग के जो बच्चे आए थे, जो नई पीढ़ी आई थी, वो क्या चाहती थी कि इन सबको ख़त्म करके और मॉडर्नाइजेशन को अपनाया जाए, यानी कि आधुनिकीकरण को अपनाया जाए और अपने एरिया को बढ़ाया जाए। एंड इट मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव। तो इससे क्या है, हमारे स्टेट की पावर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी और हमारा स्टेट पावरफुल बनेगा। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocracy monarchies of Europe। और उस समय क्या था बेटा कि एक जो मॉडर्न आर्मी थी, यानी कि जो आधुनिक सेना थी, कुशल नौकरशाही थे, और उस समय के जो गतिशील जो अर्थव्यवस्था थी, इन सब चीज़ों को के द्वारा क्या है, यूरोप के अंदर जो निरंकुश राजतंत्र था उसे ख़त्म करके एक नए राज्य का, एक नई जो पॉलिटिक्स थी उसको लागू करके क्या है, मॉडर्नाइजेशन को अपनाने के ऊपर बल दिया गया था। तो इस चीज़ से रिलेटेड देखिए 1850 में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रेशिया, ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने सबको मिलकर क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया था। मैट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो इन्होंने सबने क्या किया बेटा, इन्होंने सबने वियना नामक स्थान के ऊपर एक मीटिंग रखी और गेट टुगेदर करी और उन्होंने एक नए यूरोप को सेटल करने की योजना बनाई। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और उस समय जो ये गेट टुगेदर रखी गई थी उसका जो होस्ट था वो किसे बनाया गया, ऑस्ट्रेलियन चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। एंड द डेलीगेट्स, देखिए बेटा इसमें कंजर्वेटिज्म एक वर्ड है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो मतलब पुराने रीति रिवाजों के ऊपर ही चलने की कोशिश करता है, उसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा,
drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes। तो जो वियना के अंदर 1850 के अंदर जो वियना संधि की गई थी, संधि रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी, तो उसके अंदर क्या है, जो पुरानी सारी बातें थी उन सबको ख़त्म करके एक नए यूरोप को तैयार करने की बातें कही गई थी। एंड दी बॉर्बन डायनेसिटी, और उस समय देखिए जब नेपोलियन जो युद्ध हुआ था उस समय कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, तो उन्हें फिर से लागू करने की बात भी कही गई। तो उसमें एक बॉर्बन डायनेसिटी भी आती है, विच हैज़ बिन डिपोज ड्यूरिंग दी फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसे फ्रांस की क्रांति के समय ख़त्म कर दिया गया था। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एन एग्जिट अंडर, एंड और नेपोलियन ने क्या है, फ्रांस की कुछ एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया था, तो उन्हें भी क्या है, वापस ले लिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज, और फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उसके ऊपर क्या है, फ्यूचर में फ्रांस के जो बाउंड्रीज थी उसको रोकने के लिए, ताकि वो अपने एरिया को ज़्यादा ना बढ़ा सके, वहाँ पर क्या है, नए स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया था। जैसे एग्जांपल के लिए किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम सेटअप इन नॉर्थ, एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, मतलब नॉर्थ में जिनेवा को जोड़ दिया गया था, साउथ में पिडमोंट को जोड़ दिया गया था, वेस्ट के अंदर क्या है, पर्शिया की नई कंट्रीज़ को, नए छोटे छोटे राज्यों को जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से जो फ्रांस की जो बाउंड्री थी उसके ऊपर क्या है, नए नए छोटे छोटे रीजन्स खोल दिए गए थे, ताकि जो वो अपने एरिया को ज़्यादा वास्ट न कर सके, ज़्यादा न फैला सके। वाइल ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, लेकिन नेपोलियन के समय के अंदर जो 39 स्टेट्स को जोड़कर एक बड़ा कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, जो मैंने आपको जस्ट अभी पीछे पढ़ाया था, उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। तो ईस्ट के अंदर क्या है, रशिया, पोलैंड को रशिया का भाग दे दिया गया था, और पर्शिया को सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया था। इस प्रकार से हर एरिया के अंदर काफ़ी कुछ चेंजमेंट किया गया था। एंड द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। और इसके अलावा एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और इस सभी के अलावा क्या है बेटा कि नेपोलियन ने क्या है, जिन जिन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, उन सब चीज़ों को जो नई जो मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग जो तैयार किया गया था, उसके अंदर क्या है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उन्हें फिर से लागू करने की कोशिश की गई थी, ताकि जिन चीज़ों के अंदर वो एरिया पीछे रह गया था, उन चीज़ों को लागू करके उसे फिर से आगे लाया जा सके। तो इस प्रकार से उसके अंदर क्या है, जो वियना संधि हुई थी उसके द्वारा क्या है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट किए गए थे। एंड कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेट अप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक, दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। और उस समय जो एक नया युग निकल के आया था, तो वो क्या है, आलोचनाएं जो हो रही थी उसे सहन नहीं कर रहे थे। एंड साउथ टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन दी legitimacy of autocratic governments, most of them imposed censorship and laws to control what was said in newspaper and books, plays and, और उस समय क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर ये बहुत तेज़ी से न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्ले के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा क्या है, वो इस जो उस समय उन जो लिबर्टी और फ्रीडम मिली थी, वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करके वो क्या है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर फैलाना चाह रहे थे। क्योंकि एक तरह से उनको वो जो फ्रांस जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे क्या है, उस समय जो नए नियम लागू किए गए थे उन्हें ख़त्म करके आज वो अपने तरीके से अपने एरिया को अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया था। एंड द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. और लास्ट में उनका एक मेन जो मुद्दा था वो क्या था, प्रेस की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, की किसी भी बात को क्या है, प्रेस के थ्रू अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने की उन्होंने जो फ्रीडम मांगी थी वो भी उन्हें मिल गई थी। तो ये था बेटा थर्ड पॉइंट था ये इसका, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स इसके अंदर बताए गए हैं। बेटा देखिए थोड़ी सी लेंथी है ये चैप्टर, बट आपको इसको ध्यान से सुनना है। अब लास्ट इसकी हेडिंग देखिए बेटा, रिवोल्यूशनरीज।
अब देखिए जो लास्ट हेडिंग है इसके अंदर क्या बताया है, क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरीज थे उसके अंदर देखिए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 के बाद फियर ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, मतलब बहुत सारे, अब जो वियना संधि हुई थी उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट के ग्रुप थे वो क्या है अंडरग्राउंड हो गए, मतलब छिप गए थे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, और बहुत सारे जो छिपे हुए गुट थे वो बनाए गए थे। एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया था। एंड टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिड फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। और वियना संधि के बाद क्या है, जो उस समय के जो लोग थे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, तो उसके अंदर एक इटालियन रिवोल्यूशनरी है, उसका नाम भी आता है ग्यूसेपी मैज़ीनी, जिसका नाम क्या है ज्यूसेपी मैज़ीनी। इसका जन्म जिएना में 1807 में हुआ था, और वह भी क्या सीक्रेट सोसाइटी कार्बोन का एक मेंबर बन गया था। उस समय क्या वो 24 ईयर्स का था। एंड he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुएरा। और वो क्या है, लिगुएरा में जब वह 24 ईयर्स का था, लिगुएरा में क्रांति करने के लिए उसको क्या है भेज दिया गया था। एंड ही, और उसे क्या है फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, वहाँ जाकर उसने 2 नई अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बनाया था, जिसका नाम यंग इटली इन मार्सेई में यंग इटली थी, और दूसरा बर्न के अंदर वो यंग यूरोप के नाम से जाना जाता है। एंड हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन वर फ्रॉम पोलैंड, और उस समय उसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ये सभी उसका साथ दे रहे थे। और मैज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और जो मैज़ीनी था वो क्या मानता था कि जो गॉड है, ईश्वर, उसकी मर्जी के अनुसार ही जो राष्ट्र की प्राकृतिक जो इकाई है वो भगवान की मर्जी से ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी उसमें नहीं चला सकते हैं। तो इस प्रकार से अंत में क्या होता है बेटा कि लास्ट में देखिए दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये सभी इन सभी के अंदर क्या है, इटली के अंदर क्या है, जो इटली को आज़ादी दिलाने के लिए सारे कार्य किए गए थे। और इस प्रकार से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड को किस प्रकार से देखिए सेटअप किया गया था। मेजोनिस relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। और जो मैज़ीनी था उसके द्वारा क्या है, जो प्रजातांत्रिक कंजर्वेटिव जो गणतंत्र राज्य थे उनको क्या है, उन्होंने उसको सबको क्या कर दिया था, हरा दिया था। एंड मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस इन एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। लेकिन कुछ लोग क्या है बेटा इसके अगेंस्ट थे, उसके अंदर किसका नाम आता है, मैटरनिक का आता है, जिसने उसे क्या कहा था कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर जो सबसे खतरनाक जो एनिमी है वो कौन है, मैज़ीनी था। तो इससे रिलेटेड देखिए आगे बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए थे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा उसके अंदर हम इसकी रिवोल्यूशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग भी यही है, एज ऑफ रिवोल्यूशंस। तो इसके अंदर हम इसकी रिवोल्यूशन इससे रिलेटेड देखिए कि किस किस चीज़ से रिलेटेड कौन कौन सी रिवोल्यूशंस हुई थी, क्रांतियाँ हुई थी। तो बच्चों आज ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। बेटा मेरी कोशिश रही है आपको समझाने की, फिर भी बच्चों मैं आपको एक बार फिर से यही बोल रही हूँ, एक बार वीडियो सुनने के बाद बेटा बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर थोड़े से वास्ट बड़े भी हैं बेटा, और थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज भी टफ है, तो आपको इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपको बच्चों कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।